आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा। ये एक ऐसा कैंसर है जो खासकर युवाओं को अपनी चपेट में लेता है। तो आज हम सिर्फ इसकी साइंस को ही नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि जो लोग इससे गुजरते हैं उनके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल होता है। तो सोचिए, एक ऐसा कैंसर जिसका 80% तक इलाज मुमकिन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती खुद उसका इलाज ही है। अजीब बात है ना? एक तरफ तो हम कहते हैं कि क्योर रेट बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका इलाज ही इतना मुश्किल और तकलीफदेह है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स सालों साल पीछा नहीं छोड़ते। चलिए, इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा है क्या भला। जब हम ये समझ जाएंगे तभी उन मरीजों के मुश्किल सफर को भी ठीक से महसूस कर पाएंगे। तो देखिए, लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, जिसे शॉर्ट में LBL भी कहते हैं, ये असल में हमारे शरीर की बहुत ही शुरुआती मतलब इम्मैच्योर सेल्स का कैंसर है, जिन्हें लिम्फोब्लास्ट्स कहा जाता है। और ये कोई रेयर बीमारी नहीं है। बच्चों और नौजवानों में होने वाले नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का ये दूसरा सबसे कॉमन टाइप है। करीब 25 से 35% मामले इसी के होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेडिकल साइंस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अब LBL के भी मोटे तौर पर दो टाइप्स होते हैं। एक है TLBL और दूसरा PBLBL। जैसा कि इनके नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है, ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम के अलग-अलग सेल्स से पैदा होते हैं। और देखिए, इन दोनों में से TLBL के मामले कहीं ज्यादा होते हैं। मतलब लगभग 70 से 80% केसेस TLBL के ही होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम इस बीमारी की मुश्किलों के बारे में बात करते हैं ना, तो असल में हम ज्यादातर TLBL से जूझ रहे लोगों की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये TLBL शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है T लिम्फोब्लास्ट से। ये सेल्स हमारी छाती में मौजूद एक ग्लैंड थाइमस में मैच्योर होते हैं। और यही वजह है कि इसके मरीजों की छाती में अक्सर एक बहुत बड़ा ट्यूमर बन जाता है। और अगर बात करें PBLBL की, तो वो शुरू होता है B लिम्फोब्लास्ट से। और ये सेल्स बनते हैं हमारी हड्डियों के अंदर, यानी बोन मैरो में। अब देखिए, दोनों के शुरू होने की जगह बिल्कुल अलग हैं, और इसी वजह से इनके लक्षण भी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। तो चलिए अब मरीज के इस सफर में थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या-क्या होते हैं। TLBL के लक्षण अक्सर बहुत ही गंभीर होते हैं। सोच कर देखिए, छाती में एक बड़ा सा ट्यूमर जिसकी वजह से सांस लेना तक मुश्किल हो जाए, खांसी, घरघराहट। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही तकलीफदेह नहीं है, बल्कि मेंटल लेवल पर भी कितना डरावना होता होगा, है ना? वहीं दूसरी तरफ PBLBL के लक्षण एकदम अलग हैं। ये बीमारी ज्यादातर 6 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों में होती है और इसमें छाती में ट्यूमर नहीं, बल्कि हड्डियों और स्किन पर घाव बन जाते हैं। बच्चों के लिए ये कितना दर्दनाक होता होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो जब ये लक्षण दिखते हैं, तो डॉक्टर बीमारी को कंफर्म करने के लिए कई तरह के टेस्ट करवाते हैं। इसमें CT स्कैन और MRI से शरीर के अंदर की तस्वीरें ली जाती हैं, और बोन मैरो टेस्ट से कैंसर सेल्स की सीधे तौर पर जांच की जाती है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और सबसे मुश्किल हिस्से पर। वो है इसका इलाज। एक ऐसा इलाज जो असरदार तो बहुत है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही गंभीर हैं। सबसे पहले अच्छी खबर, आज के मॉडर्न कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से ALL के जो नए मरीज होते हैं, उनके बचने की उम्मीद 80% से भी ज्यादा है। ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर ये बीमारी एक बार ठीक होने के बाद दोबारा लौट आए, तो बचने की उम्मीद घटकर 30% से भी कम रह जाती है। यह आंकड़ा हमें बताता है कि मरीजों के पास असल में इलाज का सिर्फ एक ही मौका होता है। और यहीं पे वो दोधारी तलवार वाली बात सामने आती है। इलाज असरदार तो है, पर बहुत जहरीला भी है। मतलब कैंसर को मारने के लिए जो कीमोथेरेपी दी जाती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि शरीर को बुरी तरह से तोड़ देती है। तो एक तरफ बीमारी से लड़ना है और दूसरी तरफ इलाज के साइड इफेक्ट से। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। तो सवाल उठता है कि जब इलाज ही इतना मुश्किल है, तो शरीर इस जंग को लड़ता कैसे है? यहीं पर पोषण यानी न्यूट्रिशन का रोल बहुत अहम हो जाता है। यह शरीर को लड़ने के लिए जरूरी ईंधन देता है।
इसे ऐसे समझिए जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, कैंसर के मरीजों के लिए खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, ये ठीक होने का एक औजार है। मतलब सही डाइट लेना भी ट्रीटमेंट का ही एक एक्टिव हिस्सा है, जो शरीर को अंदर से ठीक करता है। तो इस मुश्किल इलाज के दौरान शरीर को सही फ्यूल चाहिए होता है ना, जैसे कि प्रोटीन, जो दाल, पनीर, अंडे से मिलता है। ये टूटे हुए सेल्स को रिपेयर करता है। साबुत अनाज जैसे ओट्स और ब्राउन राइस एनर्जी देते हैं। और हाँ, रंग बिरंगे फल और सब्जियां इम्यून सिस्टम को ताकत देती हैं। और जैसे कुछ चीजें खानी जरूरी हैं, वैसे ही कुछ चीजों से परहेज करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि प्रोसेस्ड और तला भुना खाना, ये पाचन पर जोर डालता है। कच्चा खाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम पहले से ही इतना कमजोर हो तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए अब आखिर में एक नज़र डालते हैं भविष्य पर। देखते हैं कि एलबीएल के इलाज में आगे क्या होने वाला है और साइंटिस्ट्स बेहतर तरीकों की खोज में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज की तारीख में रिसर्च का सबसे बड़ा गोल सिर्फ एक ही है, ऐसी नई दवाएं और थेरेपीज बनाना जो कैंसर को तो खत्म करें, लेकिन मरीज के शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। मतलब इलाज के जहरीले असर को कम करना है। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, इस पर काम हो रहा है। नेलारेबिन, बोर्टेज़ोमिब और कार टी सेल थेरेपी जैसी कई नई दवाइयां अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। ये उन मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आ रही हैं जिनकी बीमारी दोबारा लौट आई है। तो इस एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। जैसे जैसे मेडिकल साइंस 90% क्योर रेट के करीब पहुंच रही है, क्या असली चुनौती अब ये नहीं है कि इस पूरे सफर को, इस इलाज को सहने लायक बनाया जाए? हो सकता है कि असली जीत सिर्फ कैंसर से बचना ना हो, बल्कि इलाज से भी बचना हो। और शायद यही एलबीएल के इलाज की अगली और सबसे बड़ी मंजिल होगी।